क्या इंसान धरती पर अपने वजूद को मिटाने पर आमादा है? अगर आप दुनिया में चारों ओर नजरें दौड़ाएं तो पाएंगे कि इंसान की आत्मविनाश यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की भूख बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल अगर आप मध्य और पश्चिम एशिया पर नजर डालें तो आपको वो पागलपन दिखेगा जो इंसानी वजूद को मिटाने पर आमादा है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। इजराइल ने बीते शुक्रवार ईरान पर हमला कर युद्ध की शुरुआत क्यों की? यह उसका एकाकी प्रोजेक्ट तो है नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका भी इसका हिस्सा है। यह बात दूसरी है कि अमेरिका अपने पत्ते खोलने में पूरी सावधानी बरत रहा है। विरोधाभास यह है कि जहां एक और दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं, वहीं तेल अवीव से करीब 3,000 और तेहरान से तकरीबन 5,000 किलोमीटर की दूरी पर जर्मनी के बॉन शहर में दुनिया को बचाने के लिए एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी चल रहा है। आज इस विरोधाभास को इस वीडियो में समझेंगे। आखिर तक बने रहिए मेरे साथ। दुनिया के महान भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, एक मानवीय कमजोरी जिसे मैं सबसे अधिक सुधारना चाहूंगा वो है आक्रामकता। जब इंसान गुफाओं में रहता था, यानी वो आदिमानव था, वो भोजन, क्षेत्र या प्रजनन के लिए साथी ढूंढता था जो जीवित रहने में सहायक हो सकता था। लेकिन अब इंसान हम सभी को नष्ट करने पर आमादा है। हॉकिंग ने जो कहा वो एक दूरदर्शी वैज्ञानिक की दार्शनिक चेतावनी थी, लेकिन हम इंसान बड़े आज्ञाकारी भाव से उस चेतावनी को वास्तविकता में तब्दील करने के लिए दिन रात जैसे काम कर रहे हैं। शांतिकाल में ही हमने अपने विनाश का पर्याप्त सामान जुटा लिया है, लेकिन शायद इतना काफी नहीं है, तो हम सीधे युद्ध कर शमशान तक पहुंचने की जल्दी में हैं। कहा जाता है दुनिया में सारी लड़ाई है अबाउट लैंड एंड व्हाट लाइज बिलो द लैंड, यानी या तो जमीन को लेकर या उन खनिजों को लेकर जो जमीन के नीचे हैं। मध्य और पश्चिम एशिया में अभी जो दिख रहा है वो जमीन और समंदर के नीचे संसाधनों की लड़ाई है। ईरान द्वारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सदस्य होने के बावजूद इजराइल ने उस पर हमले किए हैं। ईरान के तेल और गैस भंडारों पर हमला उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की कोशिश है। ईरान दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में है। इजराइल ने इस जंग में ईरान की एनर्जी साइट्स को भी निशाना बनाया है। इन ऊर्जा भंडारों पर हुए हमले से क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों बाजारों में उथल पुथल देखी गई। ईरान न केवल तेल और गैस के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में एक है, बल्कि वहां दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के भंडार भी हैं। तेल और गैस के उत्पादन के मामले में वो जितना बड़ा है या जितना अग्रणी देश है, उससे उसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं होता। असल ताकत का पता चलता है उसके पास उपलब्ध ज्ञात ऊर्जा के भंडारों से। आप पूछेंगे कैसे? तो सुनिए। दुनिया में कच्चे तेल का मामला हो या गैस का, उत्पादन यानी प्रोडक्शन में नंबर 1 देश है अमेरिका। ईरान कच्चे तेल के उत्पादन में दुनिया के सभी देशों की लिस्ट में 9वें पायदान पर है, जबकि प्राकृतिक गैस के उत्पादन के मामले में दुनिया में ईरान का तीसरा नंबर है। केवल अमेरिका और रूस ही गैस प्रोडक्शन में उससे ऊपर हैं। लेकिन अगर आप ईरान के पास उपलब्ध तेल या गैस के भंडार के बारे में जानें, तो पता चलेगा कि वो क्रूड ऑयल रिजर्व के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है और उसके पास दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का भंडार है। यानी ईरान के पास दुनिया में ज्ञात गैस के भंडारों का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है और क्रूड ऑयल के मामले में वो तीसरे नंबर पर है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कच्चे तेल का ज्ञात भंडार 157 बिलियन बैरल से अधिक का है, जो पूरे मध्य एशिया के तेल भंडार का 24% और दुनिया के तेल भंडार के 12% के बराबर है। हर रोज ईरान 2 मिलियन बैरल क्रूड और रिफाइंड फ्यूल निर्यात करता है। आज देश दुनिया के अखबारों, वेबसाइटों और टीवी चैनल्स पर जो आंकड़े आ रहे हैं, उनका बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। ईरान को लेकर इसकी एक रिपोर्ट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि आप चाहें तो मूल आंकड़ों को भी पढ़ सकते हैं। तो सवाल है कि क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के साथ
इजराइल उसके ऑयल और गैस रिजर्व को इसलिए निशाना बना रहा है ताकि ईरान की इकोनॉमी पर सीधा हमला किया जाए और उसे झुकाया जा सके। आखिर इस लड़ाई का एनर्जी एंगल क्या है? ईरान की 98% ऊर्जा जरूरतें तेल और गैस से पूरी होती हैं। उसका 85% बिजली उत्पादन गैस से होता है। उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से इस फॉसिल फ्यूल पर टिकी हुई है। इन तथ्यों से यह समझा जा सकता है कि क्यों इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स के अलावा इन एनर्जी रिजर्व्स पर भी अटैक कर रहा है। मध्य एशिया और चीन में रहकर काम कर चुके पत्रकार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा कहते हैं, क्योंकि ईरान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑयल एंड गैस पे। बल्कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो उनका है वो ऑयल एक्सपोर्ट से आ रहा है, और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं वहाँ पर। तो उनके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है ताकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर बने। तो ये एक क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनर्जी के बियॉन्ड जा रहे हैं ये। मतलब ये उनकी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन एम जियो स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल है। जो मुझे लग रहा है कोशिश हो रही है कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो, लेकिन ये कोशिश है इसराइल और शायद अमेरिका की मिलके ये कोशिश है, बट शायद ऐसा संभव मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पर आपके पास बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। मतलब आप कैसे करेंगे? आपने हवाई हमले कर लिए, बट इट टेक्स यू ओनली सो फार। उसके बाद अगर आपको, जब हम इराक का देखते हैं या लिबिया का देखते हैं, तो रेजीम चेंज के लिए आपको कोई फोर्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। वो फोर्स ऑन द ग्राउंड मुझे अभी तक दिख नहीं रही। इसलिए कोशिश है। एक उनका मेरे को लगता है एक मंशा ये है कि अंदर से अंदरूनी रिवोल्ट हो जाए रिजीम के अगेंस्ट। डोमेस्टिक रिवोल्ट हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाएं और एंटी गवर्नमेंट एक तरह से एक क्रांति की तरफ, जैसे रेजीम चेंजेस होते हैं बाकी देशों में भी हमने देखे हैं। तो एक इंटरनल ग्राउंड स्वेल की वजह से हो, वो भी अभी दिख नहीं रहा। तेल और गैस के क्षेत्र में एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर होने के बावजूद ईरान की अपनी मजबूरियां रही हैं, क्योंकि उस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। इन सैंक्शंस के कारण वो अपने तेल और गैस के भंडार विकसित करने के लिए घरेलू कंपनियों पर निर्भर है और विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रतिबंधित है उसके लिए। वैसे ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका की किसी भी हमले की स्थिति में वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जलमार्ग है, जो करीब 32 किलोमीटर चौड़ा है। यह पर्शियन गल्फ को उत्तरी अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के करीब एक चौथाई कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट का जरिया है। और इसके ब्लॉक होने से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हालांकि जानकारों के हिसाब से इस बात की संभावना बहुत कम है कि ईरान ये कदम उठाएगा, क्योंकि इससे उसका अपना तेल व्यापार भी बाधित होगा। जहां एक और चीन जैसा बड़ा और प्रमुख देश अपने आयात का 20% ईरान से लेता है, वहीं भारत 85% क्रूड ऑयल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर भारत और चीन दोनों की नजर रहेगी। मुझे नहीं लगता, अगर पूरी मिलिट्री डोमिनेंस हो गई है तो आपने कोशिश की है रोकने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो लेकिन आपके ऊपर इतना मिलिट्री दबाव होगा कि उसको आप मिलिट्री डिफेंड कर सकते हैं क्या? उनकी नेवी सस्टेन कर पाएगी उसको रोकना इतनी देर के लिए? अगर बैलेंस ऑफ पावर इतना अगेंस्ट चला जाएगा ईरान के, और उसमें अगर नेटो भी जुड़ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन रहेगा ईरान के पास। वैसे अगर ये युद्ध ना भी हो तो तेल और गैस का ये भंडार अपने शांतिपूर्ण इस्तेमाल से ही दुनिया को इतना गर्म करने वाला है कि विनाश लीला निश्चित है। धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण यही तेल, गैस और कोयला है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया और जिसके लिए दुनिया की तमाम महाशक्तियां लड़ते आई हैं। मैं यहां क्लाइमेट चेंज प्रभावों के आंकड़ों को दोहराकर आपको एक बार फिर से बोर करना नहीं चाहता, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमारे उत्सर्जन की मौजूदा रफ्तार वर्ष 2050 तक अगर यूं ही बनी रही और कुछ कम भी हो गई, तो धरती में जीवन को बहुत मुश्किल कर देने वाली स्थिति जरूर पैदा होगी। इस जंग ने जहां युद्ध के खतरों और उसकी निरर्थकता को एक बार फिर से रेखांकित किया है, वहीं जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट को देखते हुए भी
इन देशों की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखती जो परमाणु बम रखकर परमाणु बम के खतरों का ढोंग दिखाते हैं। नहीं, वो आपका बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि मुझे लगता है हमारा फोकस गलत है। हमारा फोकस जो एक्सेसिवली जो है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ी एक तरह से डिटर्मिनिंग फैक्टर है, माइग्रेशन को लेकर बहुत बड़ा फैक्टर, मानवता की सर्वाइवल का भी फैक्टर, तो हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। हम तो आपसी लड़ाइयों में लगे हुए हैं इस वक्त। फोकस गलत है। आप जैसे कह रहे हैं कि अगर रूस भी अभी आता है बीच में, हालांकि रूस अटका हुआ है यूक्रेन के युद्ध में, लेकिन अगर उसे लगता है कि भी ईरान में रजीम चेंज हो गया, फिर तो यूरेशिया आ गया आपके सामने, तो क्या रजीम चेंज रूस में भी जाएगा और चीन में भी जाएगा? तो इसलिए वो सतर्क रहेंगे इस बात को लेकर। क्या वो थ्रेटन करेंगे भी, अगर आप ईरान को गिराते हो, दैट इज ईरान की गवर्नमेंट को आप हटाते हो, अगर आप उसकी कोशिश करते हो, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स भी ला सकते हैं बीच में, फिर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो घटनाक्रम है उसकी तरफ जाते हैं। तो हमें लगता है बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त। और ये अब टाइम आ गया है कि आप, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और जितने भी पोल्स हैं दुनिया के, वो मिल के काम करें। और जो मेन काम हमारा है कि ये क्लाइमेट डिजास्टर्स आए, इनको रोकें और कनेक्टिविटी बनाएं। और एक तरह से 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, तो उसमें अभी इतने हमारे पास गुंजाइश है कि हम सबको ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका जो दिमाग है, मंशा है, माइंडसेट्स हैं, उसका फोकस बिल्कुल पलटना पड़ेगा। ट्रंप तो घोषित रूप से क्लाइमेट चेंज डिनायर हैं और उनका चिर सहयोगी इजराइल भी इससे कोई सरोकार नहीं रखता कि धरती कितनी गर्म हो रही है। और ईरान की सारी इकोनॉमी तेल गैस पर ही टिकी हुई है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। अजरबैजान के बाकू में पिछले साल हुए क्लाइमेट चेंज समिट के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि तेल ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, यानी इसका प्रयोग बंद करने की बात ना की जाए। तो जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया में इजराइल और ईरान पर एक दूसरे के हमलों की तस्वीरें देख रहे हैं, उन खबरों को पढ़ रहे हैं, उसी वक्त मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत में ब्राजील में होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले जर्मनी के बॉन में अभी एक प्रमुख क्लाइमेट वार्ता हो रही है। लेकिन इन लोगों की कौन सुन रहा है जो क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ बॉन जर्मनी में सारे देश और सिविल सोसाइटी मिलकर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं, और ऐसे में कुछ महाशक्तियाँ युद्ध कर रही हैं। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है कि हम अपने साझा दुश्मन से लड़ें, जो कि जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन हम सब के लिए और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उभर कर आया है, और ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पर कम करें। हम जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक रास्ता है उस तरफ बढ़ने का। तो क्या स्टीफन हॉकिंग की चेतावनी को चरितार्थ करने की दिशा में हम पूरे मनोयोग से लगे हैं? यह सवाल मैं यहां आपके लिए छोड़ जाता हूं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें, और कमेंट सेक्शन में सुपर लाइक्स के थैंक्स से हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।